नमस्कार। रेडी एग्जाम चैनल पर मैं विनय कुमार एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमने इस श्रृंखला के अंतर्गत मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट किया था। इसके बाद मनोविज्ञान के कुछ प्रमुख संप्रदाय जिसमें संरचनावाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद इत्यादि संप्रदायों को विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम विषय लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं वो है बाल विकास। तो इसमें हम लोग बाल विकास के अंतर्गत आखिर क्या क्या चीजों को देखेंगे, आइए एक नजर देख लेते हैं। बाल विकास, बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट। अब देखिए ये जो बाल विकास है, इस बाल विकास में हमको क्या क्या चीजें पढ़ना है, आइए इसको देखते हैं। एक तो ये जो बाल विकास है, इस बाल विकास का क्या अर्थ है, यानी कि बाल विकास का अर्थ, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास का अर्थ। इसमें एक टॉपिक आता है वृद्धि एवं विकास। तो वृद्धि एवं विकास दोनों के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और दोनों में क्या अंतर है इसको देखेंगे। यानी वृद्धि एवं विकास में अंतर, वृद्धि एवं विकास में अंतर, ठीक है। इसके बाद विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, और फिर विकास के सिद्धांत के बाद ये जो विकास है इसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किन किन कारकों से विकास प्रभावित हो सकता है, ठीक है। और जो विकास है, इस विकास की अनेक अवस्थाएं हैं। तो ये जो विकास की अवस्थाएं होंगी, विकास की अवस्थाएं, ये विकास की अवस्थाओं में पूरा का पूरा हमारा एक टॉपिक होगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आज यहां से लेकर के इन सारे पॉइंट्स को एक साथ कवर कर सकें, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाल विकास को। बाल विकास, देखिए इसमें एक शब्द है बाल और दूसरा शब्द है विकास। ये जो बाल शब्द है ये दरअसल अवस्थाओं की ओर इंगित करता है। यानी इसमें जो एक शब्द है बाल और दूसरा शब्द है विकास, अगर हम इसको कहें कि बाल विकास दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है बाल और दूसरा विकास, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे का विकास। इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, उसे पेडागोजी कहेंगे। साथ साथ तीनों चीजों को लेकर के चलेंगे। अब ये देखिए जो बाल शब्द है, दरअसल इसमें बाल शब्द का मतलब यहां पर किसी बालक से नहीं, ना किसी बालिका से है, बल्कि ये जो बाल शब्द है ये अवस्थाओं की ओर इंगित करता है। अवस्थाओं की ओर इंगित करता है अर्थात ये जो बाल शब्द है, बाल शब्द के अंतर्गत बहुत सारी अवस्थाएं आ जाएंगी। और ये जो विकास शब्द है, इस विकास का मतलब है एक प्रकार से परिवर्तन। अगर मैं बिल्कुल एक सिंपल लाइन में कहूं कि विकास का मतलब क्या है, यानी कि परिवर्तन। परिवर्तन, कैसा परिवर्तन, यानी चेंजेस। विकास व्यक्ति के जो जीवन है उसके व्यवहार में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये जो परिवर्तन है उसके व्यक्तित्व के अनेक पक्ष हैं, उन सभी पक्षों में परिवर्तन दिखाई देता है। यानी हम कहें कि विकास के अनेक पक्ष हैं, विकास के अनेक पक्ष हैं। कौन कौन से पक्ष हो सकते हैं? विकास
के पक्ष कहें या आयाम कह सकते हैं, डायमेंशन कह सकते हैं। इसमें कह सकते हैं कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषाई विकास, चारित्रिक विकास, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनेक पक्ष हो सकते हैं। एक और पक्ष कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संज्ञानात्मक विकास, जिसमें जीन पियाजे की पूरी थ्योरी इसी पर निर्धारित है। जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास के ही सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें ये जो विकास है, विकास का सिंपल सा मतलब है परिवर्तन, और यह परिवर्तन कब से शुरू होता है और यह परिवर्तन कहां तक चलता है। तो ये जो विकास है, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? अगर हम एक लाइन में कहें कि विकास क्या है, तो विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात हम कहें विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी विकास प्रारंभ कहां से होता है? तो कोई कहे विकास जो प्रारंभ होगा वो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत, अर्थात गर्भ से लेकर के जब तक एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास चलता रहता है। यानी ये कहें कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और यह विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। देखिए, अब ये जो विकास है यह एक निश्चित क्रम में चलता है, इसका एक निश्चित क्रम है। अभी हम लोग वृद्धि और विकास, दो परिवर्तनों को समझेंगे, वृद्धि और विकास को। अब ये जो विकास है ये दरअसल इसके दो प्रकार कहे जा सकते हैं विकास। एक तो मात्रात्मक हो सकता है और गुणात्मक। ठीक है, विकास दो तरीके का हो सकता है, एक मात्रात्मक, एक गुणात्मक। मात्रात्मक, या ये कहें कि ये जो परिवर्तन है, विकास नहीं, इसको अभी हम परिवर्तन नाम देंगे। परिवर्तन, ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, एक मात्रात्मक परिवर्तन होगा और एक गुणात्मक परिवर्तन होगा। मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब है जिसका मापन संभव हो। जैसे जब किसी बच्चे का हम देखते हैं कि भार, उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से मात्रात्मक परिवर्तन है, या इसे मापन किया जा सकता है। यानी कि यह एक प्रकार से क्वांटिटेटिव होगा, यह परिवर्तन क्वांटिटेटिव परिवर्तन होगा, यह परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन होगा। इसको संभव है कि मापन किया जा सकता है। गुणात्मक परिवर्तन में उसके कुछ आंतरिक गुणों में परिवर्तन होता है, यानी गुणात्मक परिवर्तन तो होता है परंतु इसका मापन संभव नहीं है। इसे जो है विकास का गुणात्मक पक्ष कहा जा सकता है। अभी हम लोग वृद्धि और विकास में जब अंतर को समझेंगे तो यहां पर आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक में अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कहीं भी कोई डाउट आपको लगे तो एक बार आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अगले टॉपिक पर कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर किए जा सके। आगे चलिए, तो अब ये जो विकास है, ये विकास सामान्य से
विशिष्ट की ओर चलता है, की ओर चलता है। यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर की मतलब यह है कि बालक प्रारंभिक क्रियाएं, कुछ सामान्य प्रारंभिक क्रियाएं करता है। जैसे ये कहें कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, एक बच्चा है वो करवट लेता है, फिर करवट लेने के बाद वो बैठता है, ठीक है, बैठता है, फिर बैठने के बाद या ये कहें कि वो घुटने के बल चलता है, फिर वो खड़ा हो जाता है, फिर वो आगे चलता है। यानी हम कहें कि करवट लेना, बैठना, घुटने पर चलना, आगे खड़ा होना, फिर चलना, इस तरीके से विकास जो सामान्य है, सामान्य से विशिष्ट की ओर निरंतर आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि विकास क्या है। आखिर विकास कहें तो परिवर्तन, विकास परिवर्तन दो तरीके का है, एक मात्रात्मक परिवर्तन, एक गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन में हम जिन चीजों का मापन कर सकते हैं उसे मात्रात्मक परिवर्तन कहेंगे, और गुणात्मक परिवर्तन में उन चीजों का मापन नहीं किया जा सकता। परंतु एक सवाल पूछा जाता है कि क्या विकास गुणात्मक परिवर्तन है या मात्रात्मक परिवर्तन है। तो देखिए, अभी वृद्धि और विकास का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो अभी हम लोग समझते हैं। तो अब आइए हम लोग वृद्धि और विकास को ही देख लेते हैं कि वृद्धि और विकास क्या है। देखिए, जो विकास है, इस विकास में ही वृद्धि निहित है। ठीक है, अब वृद्धि और विकास, वृद्धि एवं विकास में अंतर, वृद्धि कहें या इसी को अभिवृद्धि कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभिवृद्धि बात एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो इसमें कॉलम बना लीजिए। एक तरफ लिखिए ग्रोथ यानी वृद्धि, ठीक है, एक तरफ लिखिए वृद्धि और एक तरफ लिखें विकास। ठीक, दो इस तरीके से आप कॉलम बना लीजिए। वृद्धि में लिखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये जो वृद्धि है, दरअसल वृद्धि जो है क्या है, मात्रात्मक है। इसमें लिखिए वृद्धि मात्रात्मक है, मात्रात्मक है। कैसे है ये मात्रात्मक, यानी कि हम वृद्धि कहें तो वृद्धि में मात्रात्मक रूप से मापन संभव है। जैसे हम कहें कि किसी बच्चे का जन्म के समय भार कुछ था, ये भार है, ठीक है, उसकी लंबाई कुछ थी, आगे चल करके फिर उसकी लंबाई बढ़ी, फिर धीरे धीरे और बढ़ा, इस तरीके से उसकी निरंतर तरीके से वृद्धि हो रही है। भार में लगातार परिवर्तन आता जा रहा है। ठीक है, और इस भार को और इस लंबाई को क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि वृद्धि मात्रात्मक है। लेकिन क्या जो विकास है वो विकास क्या है, विकास डेवलपमेंट क्या है, विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। ये सीटेट वाले बार बार पूछते हैं, और यहां पर एक ध्यान रखना, यदि मात्रात्मक और गुणात्मक एक साथ दिए हुए तो दोनों करना। ठीक है, यदि उसमें अलग अलग दिए हुए हो कि वृद्धि मात्रात्मक है या गुणात्मक है, तो वृद्धि तो मात्रात्मक हो जाएगी लेकिन विकास गुणात्मक हो जाएगा केवल। अगर विकल्प में दोनों ऑप्शन ना हो तब ये बात को ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि गुणात्मक रूप से इसका मापन संभव नहीं है, केवल मनोवैज्ञानिक विधियों के माध्यम से इसका पता लगाया जा सकता है, इसलिए इसका स्वरूप क्या है, गुणात्मक है। ठीक है, अब ये जो वृद्धि, दूसरा पॉइंट कह सकते हैं इसमें, वृद्धि का मापन संभव है। वृद्धि वृद्धि का मापन संभव
ठीक है। वृद्धि अर्थात हम कहें कि वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास मापा नहीं जा सकता। इस तरफ लिख सकते हैं, विकास मापा नहीं जा सकता, यानी विकास का एक प्रकार से मापन संभव नहीं है। ठीक है। अब इसमें देखें, वृद्धि में अगला पॉइंट लिखिए कि शरीर के अंगों का विकास जिन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं वृद्धि कहलाता है। यानी शरीर के अंगों का विकास, शरीर के अंगों का विकास जिन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं वृद्धि कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। यानी कि आप लंबाई देख पा रहे हैं, भार देख पा रहे हैं, जिस प्रकार का ये परिवर्तन हो रहा है आप इसे देख पा रहे हैं। लेकिन क्या विकास को आप देख सकते हैं कि किसी बच्चे में सामाजिक विकास कितना हो गया, किसी बच्चे में संवेगात्मक विकास कितना हो गया, किसी बच्चे की मानसिक वृद्धि कितनी हो गई? ठीक है। तो हम इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, या ये कहें कि शरीर के अंगों के साथ बालक का, इसमें लिख सकते हैं शरीर के अंगों के साथ बालक का, दोस्तों बालक का मतलब सिर्फ बालक से नहीं है बल्कि बालक एवं बालिकाओं दोनों से है। यहां पर डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं करना है। शरीर के अंगों के साथ साथ बालक का सामाजिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास। ठीक है। संवेगात्मक वृद्धि कहें, संवेगात्मक वृद्धि ही क्या है? संवेगात्मक वृद्धि ही विकास है। तो आप एक बात समझ पे आ रहे होंगे कि वृद्धि और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है। यानी कि अगर हम कहें कि ये विकास है, इस विकास में वृद्धि अपने आप में इसमें निहित है। यानी ये कहें कि वृद्धि संकुचित है, विकास व्यापक है। विकास का स्वरूप विस्तृत है जबकि वृद्धि क्या है? संकुचित है। ठीक है। अब ये जो वृद्धि है, वृद्धि एक निश्चित क्रम में होती है, एक निश्चित आयु तक होती है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। आगे इसमें देखते हैं कि वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। यानी ये कहें कि सामान्यतः किशोरावस्था, जिसमें 18 वर्ष या 19 वर्ष तक शरीर के सभी अंगों का लगभग विकास हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। लेकिन जो विकास है, क्योंकि इसके आयाम बहुत हैं, उस संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, हो सकता है किसी बच्चे का संवेगात्मक विकास बहुत बाद में हो पाए, या लंबे समय तक किसी व्यक्ति का संवेगात्मक विकास में परिवर्तन होता रहता है। तो ये कहें कि वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है जबकि विकास जीवन पर्यंत, ये सबसे पहले ही मैंने लिखा था, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। यहां तक में कोई डाउट हो तुरंत बताइएगा। अब आगे देखिए, जो वृद्धि है इसकी कोई दिशा नहीं है, वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती कि इसी दिशा में वृद्धि होगी, इसी क्रम में होगी, जबकि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। तो यहां पे लिखें
जबकि विकास थोड़ा सा, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। अभी हम विकास के जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो विकास के सिद्धांतों में देखेंगे कि विकास का जो क्रम है वो किस प्रकार से होता है, या ये कहें कि विकास सर से पैर की ओर, ठीक है, ये विकास का जो क्रम है, ये विकास का क्रम इससे नीचे की ओर होगा, सर से पैर की ओर होता है। तो बेसिक अंतर वृद्धि और विकास में यही है कि विकास एक निश्चित आयु तक होता है, जबकि वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब आइए हम लोग विकास के सिद्धांतों को देखते हैं कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। और यहां से सीटेट में तो एक प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, या ये कहें बाल विकास के सिद्धांत। हेडिंग डाल लीजिए, ये नोट्स जरूर बनाइए और अपने ही हाथों से नोट्स बनाइए, किसी दूसरे के नोट्स मत बनाइए, क्योंकि आप जितने बार चीजों को लिखते हैं उतने बार आपका अभ्यास होता है। बार बार लिखेंगे, बार बार अभ्यास होता जाएगा। हम इस क्रम में आपको बताएंगे चीजें कि आप सिस्टमैटिक ढंग से अच्छे तरीके से नोट करते जाइए और आपका अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बाल विकास के सिद्धांत, तो इसमें एक सिद्धांत यह है कि विकास का निरंतरता का सिद्धांत। नंबर एक, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार जो विकास है वो क्या है, शुरुआत में ही बताया कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात हम कहें कि बालक का विकास जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत लगातार चलता रहता है। अब दूसरा है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत या वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। सेकंड में लिख लें, व्यक्तिगत अंतर या इसी को वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। दोस्तों, इस जो वैयक्तिक अंतर है या व्यक्तिगत अंतर है, इसमें यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति विकास के क्रम में अमुख है, अलग है, अनोखा है, या कहें कि हर व्यक्ति का विकास का जो विकास है वो अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, यही विकास का व्यक्तिगत सिद्धांत कहलाता है। तीसरा है निश्चय एवं पूर्व कथनीय विकास का सिद्धांत। अब निश्चय एवं पूर्व कथनीय विकास के सिद्धांत के अंतर्गत इसके दो पार्ट हैं। एक को इसमें ए डाल करके कह सकते हैं कि मस्तकाधोमुखी नियम, इसमें कह सकते हैं मस्तकाधोमुखी नियम, या इसी को कह सकते हैं सिरस्त, गलत लिखा क्या, सिरस्त लिखेंगे, सिरस्त विकास का सिद्धांत। यहां से बार बार सीटेट वालों ने कई बार पूछा है, इस सिद्धांत के अनुसार जो विकास है वो विकास सर से पैर की ओर होता है। यानी हम किसी बालक का ये सर होगा, फिर ये जो विकास है ये विकास ऊपर से नीचे की ओर होगा। इसका मतलब ये कहें कि पहले सिर क्षेत्र के बनावट का विकास होता है, फिर इसके बाद धड़ का विकास होगा, फिर इसके बाद उसके पैरों की बनावट, यानी ऊपर से नीचे की ओर विकास होगा। इसी प्रकार से सबसे पहले बालक क्या करता है कि सबसे पहले बालक जो शिशु है वो अपने सिर का संतुलन करता है, उसके बाद वो बैठना शुरू करता है, फिर वो खड़ा होना शुरू करता है और फिर वो चलना शुरू करता है। यानी यह एक विकास का क्रम है, यह एक विकास का नियम है। दूसरा नियम है, बी पार्ट में इसका कहें तो निकट दूर का सिद्धांत। क्या है, निकट दूर का सिद्धांत।
ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। निकट दूर का सिद्धांत का मतलब है इस नियम के अनुसार विकास जो निकट से दूर की ओर अथवा केंद्र से स्थित अंगों से बाहर की ओर होता है। यानी ये कहें कि ये जो कोई बालक है, इस बालक का केंद्र है तो पहले यहां से इसके इस तरफ हाथों की ओर ऐसे बढ़ते हुए क्रम, यानी केंद्र से बाहर के अंगों की ओर विकास होता है। या ये कहें कि पहले उंगलियां, फिर हाथ, फिर धीरे धीरे उंगलियों का विकास उसका होता है। ठीक है, तो तीन विकास के सिद्धांतों को आप लोगों ने समझ लिया। आगे इसको मिटा देते हैं। आगे जो चौथा विकास है वो एकीकरण का सिद्धांत है। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब यह है, इस सिद्धांत के अनुसार ये जो विकास है, विकास में कोई बालक पहले सूक्ष्म क्रियाओं को करता है, सूक्ष्म क्रियाओं को एकीकृत करते हुए फिर वो मुख्य क्रियाएं करता है। अर्थात हम कहें सूक्ष्म क्रियाओं को एकीकृत करते हुए फिर वो मुख्य क्रियाएं, या ये कहें जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई बालक सबसे पहले वो अपनी उंगलियों को चलाना सीखता है, फिर वो हाथ को चलाना सीखता है। या भाषाई विकास में हम इसको कह सकते हैं कि सबसे पहले बच्चा रोना प्रारंभ करता है, फिर छोटे छोटे बबलिंग करना शुरू कर देता है, इस तरीके के शब्द प्रयोग करने लगता है, फिर वो छोटे छोटे वर्ड पापा, नाना, मामा, ये इस तरीके के शब्द, ये क्या है, सूक्ष्म क्रियाएं हैं। और सूक्ष्म क्रियाओं को करते करते फिर वो सेंटेंस बनाना, शब्द बनाना, सेंटेंस बनाना, इस तरीके की क्रियाएं करता है। तो यह आपका कहलाएगा एकीकृतकरण का सिद्धांत, यानी सूक्ष्म क्रियाओं को एकीकृत करते हुए मुख्य क्रियाओं को करना। ठीक है, अब अगला जो सिद्धांत होगा वो अगला सिद्धांत होगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ये जो विकास है, विकास के अनेक पक्ष हैं, जिसमें आप कहें मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, और इन सभी पक्षों का किसी न किसी आपस में जो है वो परस्पर एक प्रकार से संबंध है, और एक पक्ष में जब परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव दूसरे पक्ष पर भी दिखाई देता है। इसी को हम परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, और अब एक और सिद्धांत है, इसको कह सकते हैं विकास का या कि भविष्यवाणी, या इसी को कहें अनुमान। भविष्यवाणी की जा सकती है या अनुमान किया जा सकता है। देखिए, यह बहुत प्रॉपर संभव नहीं है, लेकिन कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की बहुत बचपन में रुचि, बहुत ही बचपन में वो हारमोनियम बहुत अच्छा बजाने लगे, तो हम कह सकते हैं कि यह बच्चा आगे चल करके बहुत अच्छा हारमोनियम वादक बन सकता है। किसी बच्चे की संगीत में बहुत अच्छी रुचि है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यह आगे चल करके संगीत में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है, नृत्य में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि विकास का अनुमान किया जा सकता है, यानी ये पूर्व अनुमेय है। एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि विकास क्या पूर्व अनुमेय है, तो यानी हम कह सकते हैं कि विकास का पूर्वानुमान किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो विकास है, विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। यानी विकास में दो बातें समाहित हैं, एक तो वंशानुक्रम और वातावरण, और यही दोनों चीजें विकास को प्रभावित भी करती हैं। वंशानुक्रम में आप जानते हैं कि माता पिता के कुछ लक्षण बच्चे में भी आ जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसको वंशानुक्रम और वातावरण को और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, हमने एक सिद्धांत बताया था कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर ये होता है, ये मैंने पहले ही बता चुका हूं। और आगे
देखते हैं कि विकास के कुछ और सिद्धांत हो सकते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब विकास रेखीय ना होकर के चक्राकार होता है, या ये कहें विकास रेखीय ना होकर वर्तुलाकार या चक्राकार होता है। यानी ये कहें कि विकास एक क्रम में तो होता है, लेकिन यह निश्चित नहीं कि विकास बिल्कुल सीधी रेखा में ही चलता रहे, ठीक है। विकास का क्रम है जो वो किसी अवस्था में बहुत तीव्र हो सकता है, किसी अवस्था में धीमा हो सकता है, फिर वो तीव्र हो सकता है। इस प्रकार से विकास जो है क्या है, यह एक प्रकार से वर्तुलाकार है, यह एक प्रकार से चक्रानुक्रम कार्यक्रम में है। यानी हम कहें कि शैशवावस्था या शैशवावस्था में किसी बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास बाल्यावस्था की अपेक्षा उसमें परिवर्तन दिखाई देगा, किशोरावस्था की अपेक्षा उसमें और भी परिवर्तन दिखेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये विकास के सिद्धांत थे। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से विकास को कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। एक तो विकास को प्रभावित मुख्य रूप से दो कारक करते हैं, यानी ये कहें कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। किन किन कारकों से किसी भी विद्यार्थी का या किसी भी बालक का विकास प्रभावित हो सकता है। इसमें दो कारक महत्वपूर्ण हैं। एक को हम कहें मुख्य कारक। इन मुख्य कारकों में एक तो है वंशानुगत और दूसरा है वातावरण। इन दो कारकों से बालक का विकास प्रभावित होता है। और अन्य कारक जो हैं, अन्य कारक इसमें पोषण आहार हो सकता है, इसमें रोग हो सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यह कह सकते हैं कि वंशानुक्रम में कारक में माता पिता के कुछ लक्षण निश्चित रूप से उसकी संतानों में जरूर आ जाते हैं, जैसे उसका रंग है, किसी माता पिता के जीन्स जो है वो बच्चे में आते ही आते हैं। जैसे कोई माता पिता बहुत उनकी लंबाई ज़्यादा थी तो स्वाभाविक सी रूप से अपने बच्चों पर भी वो आ जाएंगे। और कोई रंग है या कुछ स्किन का प्रकार, उसकी आंखों का प्रकार, ये सभी चीज़ें बच्चे को उसके वंशानुक्रम से ही आती हैं। वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें विद्यालय का वातावरण या घर परिवार का वातावरण या समाज का वातावरण यह कह सकते हैं। यदि बच्चे का वातावरण अच्छा हुआ तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव उसके जीवन में अच्छा जाएगा। यदि वातावरण बहुत खराब हुआ तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव उस पर बुरा पड़ने वाला है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी जो कोई बालक है, उस बालक का पारिवारिक बैकग्राउंड किसी ऐसी जगह से जा रहा है जहां पर उसका परिवार कुछ आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहा हो और बच्चा बचपन से ही उस वातावरण में रहा हो, तो यह कहा जा सकता है कि एक संभावना उसमें जरूर हो सकती है कि उस वातावरण का प्रभाव बच्चे पर भी पड़ जाए और वो भी अपराधी बनने की संभावना अधिक हो सकती है, ठीक है। या ये कहें कि बच्चे पर विद्यालय के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अगर कोई बच्चा विद्यालय जाता है और विद्यालय का वातावरण इतना भयावह है, इतना डरावना है, तो क्या होगा कि उसके संवेगात्मक विकास में, उसके संज्ञानात्मक विकास में, उसके नैतिक विकास में निश्चित रूप से ही प्रभावित होगा, उसके सांस्कृतिक विकास में। यानी हम ये कहें कि बच्चे के वातावरण में वंशानुक्रमगत और वंशानुक्रम या वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। आहार भी बच्चे को प्रभावित करता है। जब बच्चा गर्भावस्था के समय में माँ के गर्भ में होता है और उस समय माँ को उचित आहार या कहें कि अच्छा आहार ना हो, तो यह संभावना हो सकती है कि उसका बच्चा जो है वो कुपोषण की जैसी चीजों का शिकार हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि रोग, या ये कहें कि माँ के गर्भ के दौरान कोई यदि माता गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो यह संभावना हो सकती है
कि उससे उसके बच्चे में भी वो रोग आ सकते हैं। या यह कह सकते हैं कि जब मान लीजिए जन्म के बाद भी किसी बच्चे में लगातार बीमार रहता है तो यह भी उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे अभी ये दो टॉपिक आएंगे, वंशानुक्रम और वातावरण। इन वंशानुक्रम और वातावरण को हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। इसको वंशानुगत कहें या वंशानुक्रम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वंशानुक्रम और वातावरण यह एक अपना अलग टॉपिक होगा। अभी इसमें जो विकास की अवस्थाएं बची हुई हैं, उस विकास की अवस्थाओं को हम लोग अगली टॉपिक पर कवर करेंगे। ठीक है, आप इसी तरीके से देखते रहिए और अपना नोट्स तैयार करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। और बस आपसे यही कहूंगा कि लगातार इस चैनल को सपोर्ट करते रहें और वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। जब तक आप एक दो बार वीडियो को नहीं देखते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, तब तक चीजें आपको भूल जाएंगी। इसलिए शुरुआत से लेकर के एक एक चीज पर ध्यान रखना, इसके बाद प्रैक्टिस सेट करिए। निश्चित रूप से आपकी सफलता में यह काम आएगा। तो ठीक है, धन्यवाद।